हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर में। चलिए, हम सभी जानते हैं कि हम लोग शुरू किए हैं करंट अफेयर्स का सीरीज, जिसमें जनवरी 2023 से एक अलग सीरीज चलेगी और नवंबर 2023 से एक अलग सीरीज चलेगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो आपको 1.5 से 2 साल तक का पीछे तक का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम लोग जनवरी का 2023 का एक नेशनल करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज जनवरी 2023 से ही। चलिए, पहली सीरीज कर रहे हैं। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ एक संगठन है यूरोप में, और उस संगठन की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। अभी तक उसमें 27 देश शामिल हैं। 27 देश उस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 20वां देश ऐसा क्रोएशिया बना है जिसने यूरो मुद्रा को अपने देश में मंजूरी दी है। यानी यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोपीय संघ का 20वां देश कौन बना है? तो क्रोएशिया बना है। यानी यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी, और अभी यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं, लेकिन उसकी जो आधिकारिक मुद्रा है यूरो, वो उस 27 देश में से 20 देशों ने यूरो को अपनाया है, और 20वां देश बना है क्रोएशिया। इन सभी सदस्य देश जो यूरो अपनाते हैं उन्हें यूरो जोन कहा जाता है। तो इस यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। और यूरोपीय संघ के कुल कितने देश सदस्य देश हैं? तो 27। यानी ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, मैं बनवाऊंगा फिर बहुत जल्द ही। तो यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष अभी कौन है? तो उर्सुला वॉन डियोर लियन ये हैं। और अभी कुल कितने सदस्य देश हैं यूरोपीय संघ में? तो 27 हैं। और अभी 27 देशों में से कितने देशों ने यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो वो 20 देश हैं। अपनाने का मतलब होता है कि ये 20 देश अपने देश में यूरो मुद्रा को अनुमति दे दिए हैं। दूसरा करंट अफेयर्स है, अमेरिका में पहली महिला सिख जज मनप्रीता मोनिका सिंह। अमेरिका की पहली महिला सिख जज कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह, जो भारतीय मूल की ही है। पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल करने वाला देश कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि पंजाबी भाषा ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ये बहुत विशेष बात है। अब देखिए, चौथा करंट अफेयर्स है, श्रीलंका ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करने की घोषणा की थी जनवरी 2023 में। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 4 फरवरी 1948 को यह ब्रिटेन से आज़ादी पाई थी। इस तरह से श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, और इसने घोषणा की थी जनवरी 2023 में कि 4 फरवरी 2023 को हम जब मनाएंगे 75वां स्वतंत्रता दिवस, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट हम जारी करेंगे। एक और न्यूज़ है 5वां, जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट आया था, आर्थिक मंदी आई थी, क्राइसिस आई थी, जिसकी वजह से क्या किया श्रीलंका ने? निर्णय लिया है कि 2023 तक हम सेना को आधा कर देंगे, यानी सेना की संख्या आधा कर देंगे, खर्च कम कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं छठे करंट अफेयर्स पे। भारत में 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। यानी कि हमारा देश में जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है, उसमें हर साल हम किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत ज़रूरी है पूछने का। ये 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। अब न्यूजीलैंड के से जुड़ा एक खबर बहुत चर्चा में था उस समय, कि जनवरी 2023 में 19 जनवरी को न्यूजीलैंड की जो पीएम थी जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद नए प्रधानमंत्री वहाँ बने थे क्रिस हिपकिंस। ये इस्तीफा दिए थे अपने बच्चे के पालन के लिए। उन्होंने कहा था कि हमारे पास अब समय नहीं है, हम उतनी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें अपने बच्चे की देखभाल करनी है। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में ये पद हासिल की थी। यानी न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिंडा आर्डर्न बनी थी। 2017 में अक्टूबर में उन्होंने सत्ता संभाली थी, और ये न्यूजीलैंड की प्रथम महिला पीएम थी। और इनके बारे में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जब ये
प्रधानमंत्री पद पर थी उसी समय इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और इस तरह से दुनिया में ये दूसरे प्रधानमंत्री हो गए जिन्होंने पद पर रहते हुए एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रथम प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो थी जिन्होंने अपने पद पर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए एक बच्चे को जन्म दिया था। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हम लोग 9 जनवरी को हर वर्ष 9 जनवरी क्या है तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और उन्होंने अपने आंदोलनों के द्वारा देश को आज़ादी दिलाई थी। इसी याद में हम लोग 9 जनवरी जो उनके भारत आगमन का तिथि है उसी के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 9 जनवरी 2003 से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया करते हैं और इस दिवस को दूसरे देशों में हमारे भारतीय जो अच्छा काम करके वहाँ मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वहाँ के देश के विकास में उन्हें हम बुलाते हैं सम्मानित करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग हर साल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाते हैं और इस साल 8 से 10 जनवरी तक मनाया गया था MP इंदौर में। कहाँ मनाया गया था? MP इंदौर में। और इसमें मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। इसमें भी हम लोग पूरे विश्व में जिन जिन देशों में हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति वहाँ अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ के विकास में योगदान देते हैं तो उन्हें याद किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है ताकि वो आकर के भारत के विकास में भी भूमिका निभाए। क्योंकि गांधी जी भी जब अफ्रीका रह रहे थे और जब वहाँ से लौट कर आए तो उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी संदर्भ में दूसरे देशों में बसे भारतीयों को हर साल बुलाया जाता है एक सम्मेलन के द्वारा और इसी सम्मेलन का नाम है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो इस साल बुलाया गया। और उसमें ये 2015 तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था लेकिन अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे अब 15 के बाद से यानी कह दिया था कि अब 2 वर्षों पर मनाया जाएगा। इस तरह से ये अब 2 वर्षों पर मनाई जाती है बल्कि 2015 तक ये प्रत्येक वर्ष मनाई जाती थी। अब है 9वां न्यूज है चीन 1961 के बाद चीन की जनसंख्या में गिरावट। लोग कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, लेकिन चीन आज जनसंख्या में कमी का सामना कर रहा है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए चीन ने 1980 में अपने देश में कड़ाई से एक बच्चे की नीति लागू की थी और उससे धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कमती चली गई। इसके बाद आगे चल कर के चीन ने अपने जनसंख्या नीति को सुधारने के लिए यानी कि चीन क्या किया था, दूसरी बार 2016 में उसने 2 बच्चे की नीति दी थी क्योंकि 1980 में जब 1 बच्चे की नीति चीन ने जारी की थी उसके बाद उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज कर गई थी और इसलिए 2016 में चीन ने 2 बच्चों की नीति लॉन्च की थी। फिर 2021 में चीन ने 3 बच्चों की नीति लागू की थी। 2022 में चीन में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। चीन में कम हो रही जनसंख्या चीन के लिए चिंता का विषय बन गया है। एक समय चीन भारी जनसंख्या का सामना कर रहा था जिसकी वजह से उन्होंने 1980 में 1 बच्चे की नीति, 2016 में 2 बच्चे की नीति लागू की थी और जनसंख्या जो कम रही है उसका सामना करने के लिए उसने यानी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उसने पुनः 2021 में 3 बच्चों की नीति लागू की है। अब लास्ट आज का न्यूज़ है भारत द्वारा यूएनओ में अस्थायी सदस्यता का दावा। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो भारत 2021 से 2022 तक का 2 वर्षों का अस्थायी सदस्यता पूरा कर लिया है और फिर जनवरी 2023 में ही यूएनओ के समक्ष भारत ने यह दावा ठोक दिया है कि 2028-29 में भारत को फिर से अस्थायी सदस्य बनाया जाए। अभी तक यूएनओ में 12 बार अस्थायी सदस्य बनने वाला देश है जापान, सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य बने हैं और 11 बार बना है ब्राज़ील। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में सुरक्षा परिषद में सुधार की बार बार वकालत करते हैं। उनका कहना है कि 1945 में इसका गठन हुआ था, उसके इतने वर्षों के बाद उसमें संगठन में सुधार होनी चाहिए और भारत को अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में बनाया जाना चाहिए। अस्थायी सदस्य बनाए जाने के अन्य दावेदार देश हैं जापान और ब्राज़ील। तो 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों में सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्यता हासिल किया है जापान ने 12 बार और ब्राज़ील ने 11 बार और भारत ने 8 बार। तो इस तरीके से हम लोग जनवरी 2023 में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के
सीरीज़ में आज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखे हैं। हम अगले वीडियो में फिर आएंगे नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स में। अभी हमारे चैनल पे नवंबर 2023 के पहला वीडियो बिहार करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ अपलोड है। आप बिहार करंट अफेयर्स आप जाके देख सकते हैं। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, उसमें बहुत मदद करेंगी। और जनवरी 2023 का हम लोगों ने ये एक नेशनल करंट अफेयर्स और ये दूसरा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सभी सीरीज़ को अलग अलग करके बांटने से पढ़ने में काफ़ी सुविधा मिलती है। तो हम लोग करंट अफेयर्स को मुख्यतः कई सीरीज़ में बांटेंगे। नेशनल करंट अफेयर्स एक हो जाएंगे, एक इंटरनेशनल, एक बिहार करंट अफेयर्स, उसके बाद एक स्पोर्ट्स। इस तरह से कई सेगमेंट बना करके हम लोग अलग अलग करके वीडियो देखेंगे, बनाएंगे। तो चलिए, ये करंट अफेयर्स आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम फिर आएंगे आपको किसी नए वीडियो के साथ जो आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगी। तो हमारा करंट अफेयर्स आप सभी को कैसा लग रहा है, आप सभी लोग लिखें। अब लोग क्या करेंगे, अभी PDF PPT हम नहीं दे रहे हैं, तब तक आप लोग कॉपी कलम लेकर रखेंगे। देखिए, कॉपी कलम से लिख लेते हैं ना जो चीज़, आप कभी नहीं भूलते हैं। और वो PDF देता है कोई भी व्यक्ति, तो PDF आप क्या करते हैं, आप उसे सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, कल परसों पढ़ लेंगे। लेकिन जब किसी वीडियो को देख करके आप कॉपी कलम में समय दे करके लिख लेते हैं तो लिखा हुआ चीज़ कभी नहीं भूलता है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को देख करके, इसमें जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया है, बहुत सारी करंट अफेयर चीज़ें इसमें लिखी हुई तो सिर्फ हेडिंग है, और उसके बाद मैं बोलता हूँ तो उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको कॉपी में लिख लें। मैं दावा करता हूँ कि हमारे साथ लगातार यहाँ से जुड़े रहेंगे, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हम व्यवस्थित तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और जो काम की बातें होती हैं उसे ही बताते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको काम दे। तो चलिए, ये 10 करंट अफेयर्स हैं, आप सभी लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और इससे जुड़ी हुई बातें जो भी होंगी, जैसे ये हेडिंग हो गया तो पहले हेडिंग उतार लेंगे, और उसके बाद प्रत्येक हेडिंग में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हमने बताई है उसे सुन करके, वीडियो को पॉज करके, लिख करके आप नोट्स तैयार करते चलेंगे। अभी हमने बिहार करंट अफेयर्स का एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, एक नेशनल करंट अफेयर्स इंटरनेशनल की कॉपी बना लीजिएगा, और उसी कॉपी में, एक ही कॉपी में आप सेक्शन बांट सकते हैं, पेज आधा आधा कर सकते हैं, या फिर सिलसिलेवार ढंग से लिख सकते हैं। जैसे पहले नेशनल लिख लीजिए, फिर इंटरनेशनल, फिर इस तरह से डेली का भी लिख सकते हैं। ऊपर हेडिंग दे देंगे जैसे हमने हेडिंग दिया है वो। तो एक बात और है कि 2 कॉपी मुख्यतः बना सकते हैं आप, एक जनवरी 2023 के लिए और एक नवंबर 2023 से यहाँ से आगे के लिए। तो 2 कॉपी में आप सब कुछ नोट कर सकते हैं, ज़्यादा कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और है, ढेर सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इंतज़ार करते हैं वैकेंसी का, और वैकेंसी जब आ जाती है तो इंतज़ार करते हैं एग्जामिनेशन के डेट का, और जब एग्जामिनेशन का डेट आ जाता है तो वो शंका जाहिर करता है कि कहीं डेट आगे बढ़ जाएगा। तो ये सब आप आदत मत डालिए, तैयारी पहले से होती है तभी जा कर के लड़ाई होती है, युद्ध में शामिल होता है लोग, तो तैयारी पहले होती है। यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप पहले से शुरू करें, ये नहीं कि जब फॉर्म आ जाए फिर डेट आ जाए, तो ये आलसी करेंगे कि नहीं डेट बढ़ जाएगा, फिर डेट बढ़ जाया करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें, कभी भी अवसर मिलते हैं तो उसको भुना लीजिए। चलिए, धन्यवाद।